नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल क्वेश्चन पेपर जियोग्राफी सब्जेक्ट कोड 029 सेशन 2023-24 इसका अध्ययन करते हैं। सीबीएसई ने आपके लिए पेपर जारी किया है ताकि विद्यार्थी देख लें कि हमने किस ढंग से अपनी तैयारी करनी। 3 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम नंबर 70 होंगे, 70 होंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। इस पेपर में 5 सेक्शन होंगे, ए, बी, सी, डी एंड ई। जो सेक्शन ए है इसमें एमसीक्यू होंगे 1 से 17 तक और हर क्वेश्चन का 1 अंक होगा। सेक्शन बी इसमें 18 और 19 2 क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 3 नंबर में 1, 2 और 3 ऐसे मिला के आपको 1-1 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन में। देन सेक्शन सी, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से 23 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। सेक्शन डी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 24 से 28 होंगे और ये एस्से टाइप यानी लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन इसमें होंगे। हर क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा। सेक्शन ई जो है वो मैप बेस्ड रहेगा, ठीक है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 ये वर्ल्ड मैप से संबंधित होगा, जो आपकी बुक नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसके सिलेक्टेड जो मैप आइटम हैं उनसे आएगा। वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि कौन से मैप आपसे पूछे जाने हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन भी बनाए हैं, वो भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। आपने शायद वो वीडियो देख भी ली होंगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, ये इंडिया का मैप आएगा, ठीक है, जिसमें भी 7 टॉपिक होंगे। 7 में से 5 आपने भरने हैं। वर्ल्ड मैप पे भी 7 टॉपिक आएंगे, 5 आपने भरने हैं, ठीक है। तो ये आपका बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी उससे रहेगा, ठीक है। इंडिया वाले मैप में आपको टॉपिक जो है वो खुद ही मार्क करने होते हैं और खुद ही उसको लेबल करना होता है, ठीक है। जबकि जो है वर्ल्ड मैप पे पहले से ही लेबलिंग की गई होगी, आपने उस पर मार्किंग करनी यानी उस पर उनका आइडेंटिफाई करके लिखना होगा। जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो आप 80 शब्दों से 100 शब्दों के बीच आंसर देंगे। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसको आप 120 से लेके 150 वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक होता है आपका आंसर देना, यानी आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसको आंसर दिया। आंसर को किस ढंग से लिखा आपने ये भी मायने रखता है। आपकी राइटिंग कितनी सुंदर है, आपका पेपर अटेम्प्टिंग का तरीका कितना अच्छा है, सीक्वेंस में आपने आंसर दिए हैं, हेडिंग प्रॉपर डाले हैं, पेज के जो आपकी बुकलेट मिलेगी आंसर बुकलेट उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्पेस छोड़ना है, बीच में क्वेश्चन नंबर लिखना है। यानी जो आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे बीच में सीट के, ठीक है। और क्वेश्चन के नीचे वाली लाइन आपने ब्लैंक छोड़नी है। फिर आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन तो 3 अंक के हैं उसको पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन वाले भी हैं, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया और उसका मान लेते हैं कि ऑप्शन ए है और उसके सामने जो भी लिखा हुआ है ए में वो भी आप लिखेंगे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। केवल ब्लू पेन आपने यूज करना है, ठीक है, और कोई पेन आपने यूज नहीं करना। ब्लू पेन से ही आपने हेडिंग डालने हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक मोटी पिन का पेन रख लीजिए, एक बारीक का, जो नॉर्मली पेपर देंगे वो बारीक रख लो, जो हेडिंग डाल दें वो थोड़ा मोटी पिन का पेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर दोनों का एक ही हो, ब्लू कलर। स्टूडेंट ने आंसर बुकलेट पे केवल ब्लू कलर यूज करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है असरेशन और रीजन का क्वेश्चन है ये, 2 ए और आर जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट दी गई है कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप है 53 कंट्रीज, 53 देशों में उच्च स्तर का मानव विकास मिलता है। इसका कारण लिखा नीचे कि वहाँ पर हायर इन्वेस्टमेंट है, गुड्स गवर्नेंस है, और इन कारण से यहाँ पर जो है
HDI जो है उच्च लेवल का मिलता है। तो इस आधार पे पता चलता है कि बहुत स्टेटमेंट सही है और ये आपका आंसर आ जाएगा, और आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कुछ स्टेज दी गई हैं, स्टेज ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ की फीचर्स दी गई हैं। इसमें जैसे ये आप देखेंगे, ये इंडियन पॉपुलेशन का जो ट्रांजिशन रहा है ग्रोथ का, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया में कैसे हुआ उसके कुछ फेसेस दिए गए हैं। तो उसके आधार पर देखिए, एक पीरियड रहा हमारा 1901 से लेकर 1920 तक। इसके अंदर ये वाली स्टेज थी, फेस ऑफ स्टेगेंट ग्रोथ, लगभग शिखर थी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, हाई डेथ रेट था। सेकंड स्टेज आई 1921 से 1951 तक। इसके अंदर थोड़ी सी ये स्टेडी ग्रोथ रही, बर्थ रेट हाई रहा, डेथ रेट थोड़ी कंट्रोल हुई। 1951 से 81 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में। उसके पीछे कारण यही था कि जो मेडिकल और नॉर्मल जनसंख्या हमारी इंक्रीज हुई। आफ्टर 91 ये वाली स्टेज चल रही है, हाई है बर्थ रेट बट एवरेजली डिक्रीज है, यानी हर सेंसस में पहले की तुलना में अब धीरे धीरे जैसे जैसे लिटरेसी का लेवल ऊपर जाता जा रहा है, लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि बच्चे दो ही अच्छे, परिवार छोटा परिवार, खुशहाल परिवार, ये माइंडसेट होता जा रहा है। और जो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इस आधार पर आप इनको मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ए के सामने 2 आ जाएगा, 2 के सामने ये 1 आ जाएगा, 3 के सामने 4 और 4 के सामने 3, तो ये आपका मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सीधा MCQ होंगे बट इतनी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के देती है CBSE, ईजी होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मार्काइबो, एस का हीरा और ट्रिपोली पोर्ट जो है ये किस प्रकार के पोर्ट हैं? तो ये सब ऑयल पोर्ट हैं, तेल पतन है, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं ये सभी के सभी पोर्ट्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट को आप पढ़िए। तो इन स्टेटमेंट के आधार पर आप देखिए कि कौन सा सही है। कह रहा है द रिसोर्स इनिशिएटिव इंटेंसिव अप्रोच ऑफ मॉडर्न एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ बिकम अनमैनेजेबल फॉर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर ड्यू टू वेरी मेजर या नो सेविंग टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। छोटे किसानों के लिए जो है थोड़ी समस्या रहती है, जो अधिक खर्च है या इन्वेस्टमेंट करना है उसके मामले में। और उसके पीछे आगे कारण दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट में कि मोस्ट ऑफ द सच फार्मर हैव रीस्टोर्ड द अवाइल क्रेडिट फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड मनी लेंडर्स। जो धनी लोग होते हैं, साहूकार लोग होते हैं, उनसे पैसा ये ले लेते हैं, और क्रॉप फेलियर में या लो रिटर्न होने के कारण से एग्रीकल्चर में उनका जो ट्रैप में फंसने का जो ऋण डेप्ट होता है या कर्ज का जाल होता है उसमें फंसने के इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस आधार पर पता चलता है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, तो ए सही रहेगा इसका, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ पिलर्स आपके सामने रखे गए हैं और इनमें से पूछता है कि कौन सा इनके सामने सही ढंग से मैच नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे, यदि हम इनको अध्ययन करें तो आप देखेंगे इक्विटी यानी समता, समता का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो सही है ये। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड वो होता है कि रिसोर्स को इस ढंग से यूज करना जो हमारे फ्यूचर में भी काम आए। जबकि इसने ये बात लिख दी प्रोडक्टिविटी के सामने, एक्चुअल में ये प्रोडक्टिविटी वाला ये सेंटेंस गलत है, ये ऊपर वाले में ही इसका ही हिस्सा है। देन एम्पावरमेंट लिखा है इसने, पावर टू मेक चॉइसेस, तो ये सही है, ABC सही है, ऑप्शन सी ये गलत मैच है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप, सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो वो है इंडो आर्यन। लगभग 73% पॉपुलेशन इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है भारत में। नेक्स्ट कहता है WTO का कौन सा कार्य नहीं है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1/1/1995 से, 1995 से। उससे पहले ये GATT होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो उसको 1948 में बना था ये, वहाँ से लेके और ये 31/12/1994 वहाँ तक रहा। उसके बाद इसका नाम यहाँ से WTO हो गया। अब WTO क्या करता है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ग्लोबल रूल बनाने में ट्रेड से संबंधित विभिन्न नेशंस के बीच में। ये रिसोल्व करता है यानी रिजॉल्व करता है कोई डिस्प्यूट हो जाता है यदि मेंबर्स के बीच में, लगभग 160 मेंबर हैं इसके, उनके बीच में कोई मसला हो जाता है तो ये सोल्व करता है। और WTO जो है वो सर्विसेज में भी डील करता है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग ये दोनों भी शामिल हैं। बट WTO फंडिंग नहीं करता किसी भी कंट्री को। तो ये स्टेटमेंट, ये यहाँ पर नोट पूछा गया आपसे कि ये कौन सा फंक्शन नहीं है, तो WTO का ये वाला कार्य नहीं है। तो ये आप बताएंगे। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लोअर ऑर्डर सर्विस, निम्न प्रकार का कार्य में से गार्डनर, माली का काम जो है वो नीचे स्तर का या कम स्तर का कार्य रहता है। नेट इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्री में HYV हाई वेल्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, उन्नत किस्मों के बीज जिनको हम हाइब्रिड सीड भी कहते हैं, व्हीट और राइस के बने, तो ये बनाए गए थे मैक्सिको और फिलीपींस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और सही आंसर को चूज करिए। स्टेटमेंट 1 कहता है कि रिसेंट ईयर्स में रोपवे, केबलवेज और पाइपलाइन इनका डेवलपमेंट हुआ है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। ठीक है, ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में बने हैं। इनमें आगे कहता है कि ये डेवलप हुए हैं डिमांड के अनुसार स्पेसिफिक गुड्स की और स्पेसिफिक या स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, विशेष परिस्थितियों में ये रोपवे यानी केबल कार जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में ऐसे पहाड़ होता है, उसके ऊपर टावर लगा के एक रस्सी से लोहे की केबल होती है जिसके ऊपर एक वो बना देते हैं शीशे की बनी हुई एक वो होती है कैबिन, उसके अंदर बैठ के हम पहाड़ी एरिया पर, जैसे आप माता वैष्णो देवी जाइए या किसी और अन्य हिल स्टेशन पे जाइए तो इस प्रकार का वहाँ पर रोपवे मिलता है। और पाइपलाइन आप देख ही रहे हैं, पानी की होती है, तेल की होती है या पेट्रोलियम की होती है। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस में बनती हैं। तो ये पूछ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा कि वो स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो ए के लिए सही एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11, कि ये स्टेप दिए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी के, भूतापीय ऊर्जा, जमीन की जो गर्मी है उसके बारे में। तो इसके सही सीक्वेंस आपने बताना है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 4 सेंटेंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें जो जियोथर्मल एनर्जी होती है ये हमारी पृथ्वी की जो इंटरनल हीट होती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के डेप्थ में जाते हैं तो प्रत्येक 34 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस हो जाता है। तो इस कारण से ये गर्मी बढ़ती है, और ये गर्मी जो बढ़ती है तो ये गर्मी आती है ग्राउंड वाटर, यानी वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो इस गर्मी को सोख लेता है, या उसके कारण से ये एब्जॉर्ब करके वो पानी गर्म हो जाता है, और उस पानी के गर्म होने से फिर स्टीम बनती है। ठीक है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम को हम यूज करते हैं टरबाइन चलाने में। यानी जब स्टीम बन गई तो हम स्टीम इंजन चलाएंगे, और स्टीम इंजन के आगे लगा देंगे जनरेटर,
और जनरेटर से फिर जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये सीक्वेंस देख लीजिए 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप एक बार इन ऑप्शंस को पढ़िए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपने बताना है। तो इनमें आप देखेंगे इट इज़ द ऑप्शन ए कहता है इट इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, तो ये सही है। कहता है इट चेक द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, और इसके कारण से जो पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है वो भी चेक हो जाता है, ठीक हो जाता है। देन कहता है इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, और जैसे जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्ट को वेस्टिंग करते हैं पानी ज़मीन में जाता है तो उसका लेवल भी ठीक होता है और उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और आगे कहता है कि ये हेल्प करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं रिवर पर डैम बनाकर, मोस्टली उससे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो इसके बाद की बात पूछ रहा है। तो उसके बाद में 20 ईयर रोड प्लान 1961 में बना था, तो ये है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिफोर इंडिपेंडेंट पूछता तो फिर नागपुर योजना आती, क्योंकि नागपुर योजना बनी थी 1943 में। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, एक ही शब्द आपके क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर सकता है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति, इसके तहत आपकी प्रायोरिटी क्या होती, सबसे मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती। यदि आपको ये मौका दे दिया जाए कि आप इसके ऊपर काम करिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इन चारों ऑप्शन में से ये होती कि आप सबको पानी अवेलेबल कराएं, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, बाकी के कार्य भी किए जा सकते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी के अंतर्गत, लेकिन वो इनमें से कहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप क्या रखोगे, तो वो रखोगे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। नेक्स्ट ऐसा ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये आप देख रहे हैं एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पॉपुलेशन ट्रांजिशन की थ्योरी दर्शाई गई है, जिसमें स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2 है और फिर स्टेज 3 है। स्टेज 1 में हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होती है। सेकेंड वन में हाई बर्थ रेट होता है, डेथ रेट डिक्लाइन होने लग जाती है। और थर्ड वन में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही डिक्लाइन करते हैं या दोनों ही लो होते हैं। तो इस कंडीशन में पहला क्वेश्चन पूछता है, यानी 15th क्वेश्चन नंबर, हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑकर्स। इस ग्राफ में तो कैसे आएगा नेचुरल बर्थ इंक्रीज कैसे होगा, बर्थ कितने हैं उसमें से डेथ कम कर दीजिए, तो ये होगा बर्थ माइनस डेथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लैक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लैक्चुएटिंग स्टेज, तो इसमें से आप ऑप्शन बी सही है, शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल एग्रियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ग्रामीण प्रधान एक्टिविटीज़ से हम औद्योगिक एक्टिविटीज़ की ओर ट्रांसमिट हो जाए या वहाँ हमारा स्तर चेंज होता चला जाए, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लो से तो उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाई टू लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन बी इन्फीरियर अबाउट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो जो कम डेवलप्ड कंट्री होते हैं उसमें नॉर्मली क्या कंडीशन होगी, तो उसमें नॉर्मली कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में ऐसा देख सकते हैं, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री अभी
इसी स्टेज में हैं। हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट वहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आगे, सेक्शन बी आ गया। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, पैराग्राफ है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी स्टेटमेंट के सेटलमेंट के बारे में है, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, मैं डायरेक्टली करा देता हूँ। ये इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो इसलिए मैं सीधा आंसर ही दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता है कि हाउ इज़ द रूरल सेटलमेंट डिफर फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट। तो देखो इसमें आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे ये पॉइंट आपका आ ही गया। ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। रूरल और अर्बन सेटलमेंट डिफर करती है सोशल रिलेशनशिप के अनुसार, एटीट्यूड में, आउटलुक में। जो रूरल पीपल होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, सोशल रिलेशनशिप उनके अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये बारे में यहाँ तक लिख सकते हैं। सेकंड कहता है टाउन एक्ट द नोड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके बारे में आप देखेंगे, इससे ऊपर वाला पॉइंट है ये रहा, ये वाले पॉइंट को आप लिखिए यहाँ से। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्वेश्चन बी का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नोड की भूमिका कैसे निभाते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया के लिए। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्वेश्चन आप यहाँ से बी में लिख देंगे। ठीक, और नेक्स्ट कहता है सोशल रिलेशनशिप आर द मोर इंटीमेट और रूरल इन कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज। अच्छा, ये वाला है, आप चाहें तो ये वाले को यहाँ से ही लिख सकते हैं। ये वाला, ये रिलेशनशिप की ही बात इसमें थी, ये वाला सेंटेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बताइए, या तो यहाँ से दे दीजिए यहाँ तक का, ठीक है, और ए वाले में ये दे दीजिए। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि ए वाले का क्वेश्चन आप यहाँ से भी दे सकते थे कि जो सेटलमेंट वेरी करती है वो साइज में, यहाँ से 1-2 लाइन में का आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्स बेस्ड में आप अच्छे ढंग से पढ़िए और उसके आधार पर फिर आंसर दीजिए। हालांकि कुछ आंसर आप अपने माइंड से दीजिए, क्योंकि ये आपका मोस्टली चैप्टर से ही सिलेक्टेड होता है। तो चैप्टर आपने ढंग से पढ़े होते हैं तो उसमें से आप इसको कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी सोर्स बेस्ड है और मैप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट का है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि ये रेलवे लाइन, इसका नेम क्या है। तो ये इसका आप नेम लिख दोगे। देन पूछता है कि ये कंट्री कहाँ है, तो ये कंट्री का नाम है रसिया, रूस में है। देन पूछता है ए और बी। देखो हालांकि ए और बी यहाँ दिए गए हैं, हालांकि सीबीएसई कहता है कि हम इन मैपों में मैप पे विशेष तौर पर तो विशेष तौर पर मैप में टर्मिनल स्टेशन ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सोर्स बेस्ड है इसलिए बीच में से ये दिया गया है। तो ए में आप बताएंगे कि ए में यहाँ पर जो कंट्री है वो है अंगारस्क। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर आएगा चीता, ये शहरों के नाम है वहाँ के। ठीक है, तो एक बेकाल, ये बेकाल झील है, ये वाली जो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। तो इसके एक तरफ ईस्ट की ओर चीता सिटी है और वेस्ट की ओर अंगारस्क वहाँ का शहर है। तो ये है। नेक्स्ट कहता है स्टेट एंड टू रीजन वाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इन द एशिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट रूट क्यों है। लॉन्गेस्ट रूट तो है ही है, इलेक्ट्रीफाइड रूट भी है। तो आप बताएंगे, देखो यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। इससे इधर वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न यूरोप में आता है, यूरोप में आता है, वेस्टर्न जो रसिया है, और ये वाला हिस्सा है ईस्टर्न रसिया। ये थोड़ा सा एरिया है अनडेवलप्ड। ठीक है, ये अनडेवलप्ड एरिया है और ये वाला एरिया है डेवलप्ड। तो एक तो ये इन दोनों को जोड़ देता, डेवलप्ड एरिया को अनडेवलप्ड एरिया से जोड़ देता है। सेकेंडली यहाँ पर इस वाले एरिया में, यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर बाल्टिक सी है, फिर आगे अटलांटिक ओशन है। तो ये इस पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ देता है। ये सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं।
थर्ड वन आप बताएंगे कि ये इस वाले एरिया में यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, इस साइड में मिनरल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से डेवलप्ड माल जो है, रेडीमेड माल जो है वो इस एरिया में आ जाता है और यहाँ से मिनरल्स रॉ मटेरियल के रूप में वेस्ट की ओर चले जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट आप और बता सकते हैं, हालांकि दो ही आपसे पूछे, आप ये भी कह सकते हो कि इस रेलवे लाइन का इम्पोर्टेंट ये है या इम्पोर्टेंस ये है कि यूरोप उसकी रसिया की मोस्टली पॉपुलेशन इसी बेल्ट के, इसी रेलवे ट्रैक के आसपास ही है। आप देख रहे हो मोस्टली जो शहर हैं वो इस रेलवे ट्रैक के आसपास ही हैं, तो ये आप बता सकते हैं। यानी मोस्टली जो रसिया का मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो सभी इस रेलवे ट्रैक के ही दोनों तरफ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सब प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता से दे सकते हैं। बस आपने क्या करना है, मेहनत करनी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। खूब प्रैक्टिस करिए, जो आसानी से मिल जाए वो ज़िंदगी में आपको कम याद रहता है। आप जितनी मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपना फल पाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन केवल नॉट ओनली इन क्लास 12 लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो बेटा खूब मेहनत आप करिए और अपनी सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 3 नंबर के, तो इनको तो मैं यहाँ पर सीधा तो सोल्व नहीं कर सकता, केवल आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, और इसके अनुसार पूछता आपसे मीनिंगफुल लाइफ क्या है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है ऐसी लाइफ एजुकेटेड हो, हेल्दी लाइफ हो, लाइफ में कोई ना कोई आपके पास अपॉर्चुनिटीज हों, बेहतर ज़िंदगी जीने के तरीके आपके पास हों, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन आप करिए। ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, हाउ डू पीपल चॉइसेस गेट अफेक्टेड इन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जिन एरिया में डेवलपमेंट कम होता है वहाँ पर पीपल्स की ज़िंदगी कैसे इफेक्टेड होती है। तो आपने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था कि 3 टाइप्स के कंट्रीज होते हैं। एक वेरी हाई कंट्री HDI वाले कंट्री हैं, एक वेरी लो HDI वाले कंट्री हैं और एक मीडियम वाले हैं। तो इसमें आप जो लो HDI वाले कंट्री हैं और उनमें HDI लो क्यों मिलता है उस वाले हिस्से को एक्सप्लेन करिए, तो आपका आंसर ठीक रहेगा। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी। तो नेशनल यूथ पॉलिसी अभी आपने देखा था MCQ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें आप बताएंगे कि ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 2014 में, और इस पॉलिसी का मेन फोकस था वो एज ग्रुप जिसकी आयु 14 ईयर से 29 ईयर, 14 साल से 29 आयु वर्ग के नौजवानों को इस पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया है। और बाकी का इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें युवाओं को एजुकेटेड करना, उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अवेयर करना, तो इस प्रकार के अवसर इसके अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें 2 पैराग्राफ आप बनाइए, एक एक के लिए एक दूसरे के लिए। एक में नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए किस प्रकार से ह्यूमन बॉडीज़ के पार्ट का यूज किया जाता है, जैसे साइक्लोन को एक्सप्लेन करने के लिए हम आई का यूज करते हैं, साइक्लोन आई जो उसका केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, आपने +1 में भी पढ़ा होगा। इसी प्रकार से आप रिवर के बारे में बताइए कि रिवर का माउथ होता है, रिवर का डेल्टा भी होता है, ठीक है, उसका सोर्स है, या ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं जिनमें आर्टरीज का यूज करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हार्ट से सारे शरीर में आर्टरीज के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का जो रोडवेज रेल नेटवर्क है उसके माध्यम से सर्कुलेशन होता है। तो ये एक पॉइंट आप बनाएंगे। दूसरा पैराग्राफ आप बनाओगे जैसे नेचर का, नेचर और ह्यूमन का, कि किस प्रकार से जो है हम इसमें एक में तो हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल दे दिया, और दूसरा है ह्यूमन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, कि प्रकृति का के अनुसार मनुष्य किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो वो बेंदा वाले पैराग्राफ से आप दे सकते हैं कि
प्रकृति मदर नेचर हम मानते हैं, नेचर को फॉलो करते हैं, वहाँ से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, नेचर कहीं ना कहीं मानव के जीवन को इफेक्टेड करती रहती है। तो इस प्रकार से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो नहीं करोगे तो और जहाँ आ गया वहाँ पर आपने दो में से एक ही क्वेश्चन करना है, या तो आपने पार्ट ए करना है या आपने पार्ट बी करना है, दोनों नहीं करने हैं। दोनों करोगे तो ओवर अटेम्प्ट आएगा, टीचर आपकी मार्किंग करते समय ओवर अटेम्प्ट लिखेगा। तो नेक्स्ट है इवेल्युएट द ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म का मतलब होता है द्वैधता। द्वैधता का मतलब कि दो के बीच में थोड़ा सा द्वंद है। तो क्या द्वंद है हमारा, ये भी फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। एक होता है इसमें जो द्वंद है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है रीजनल ज्योग्राफी और एक होता है आपका इसमें रीजनल ज्योग्राफी के साथ साथ एक रीजनल अप्रोच होता है हमारा, एक सिस्टेमेटिक अप्रोच होता है। तो एक तो ड्यूलिज्म यहाँ पर है और एक आपका इसमें ये आप बता सकते हैं कि इसमें एक तो यह आता है नोमोथेटिक, ठीक है, नोमोथेटिक, और दूसरा होता है आइडियोग्राफिक। तो एक इसमें थोड़ा सा आपके चैप्टर में ये पैराग्राफ दिया गया है, आप वहाँ से भी इसको ले लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर जो भी मेरे पास होगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी आप बता सकते हैं। और एक इसमें आप बता सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ड्यूलिज्म यहाँ पर भी रहता है कि ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं उसको हम थ्योरेटिकल ज़्यादा रखें या प्रैक्टिकल ज़्यादा रखें। हालांकि ज्योग्राफी इज द कम्बिनेशन ऑफ द थ्योरेटिकल एंड रियल लाइफ। नेचर में हो क्या रहा है हमने वही अध्ययन करना होता है, उसी को फिर हम यहाँ पर एक थ्योरेटिकल वे में लिखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा ड्यूलिज्म, द्वंद्वता, द्वैधता इसमें चलती रहती है। देन आपने क्वेश्चन नंबर 23 है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको R&D बोलते हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके इर्द गिर्द होती हैं, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर एक तो आप इसकी डेफिनेशन दीजिए कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, चतुर्थक क्रियाएं क्या होती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें क्या भूमिका निभाता है, तो ये आप इसमें एक्सप्लेन करिए। और इसमें आप दे दीजिए कि इसके अंदर जो वाइट कॉलर जॉब होती हैं, ये हाई रिसर्च की जॉब होती हैं, हाई टेक इसमें कार्य होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कार्य होते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो लो यील्ड पर एकड़ एंड हाई यील्ड पर पर्सन, ये एक फीचर आपने पढ़ी होगी और ये फीचर है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, ठीक है। ये फीचर है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की। तो आप समझ गए होंगे कि आपने इस क्वेश्चन में किसको एक्सप्लेन करना है, इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसमें आप बता देंगे कि ये कहाँ पर होती है, वो क्वेश्चन आपका दिया भी गया है कि ये सेमी राइड लैंड पे होता है, मिड लैटिट्यूड में होता है, और मिड लैटिट्यूड्स में ये दुनिया में जिन कंट्रीज में होता है वो रसिया में स्टेपीज है, अमेरिका में प्रेरीज है, अर्जेंटीना में पंपास है, अफ्रीका में वेल्ड है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। और इसमें क्या होता है कि खेत बहुत बड़े होते हैं, एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ ज़मीन होती है, लेकिन पर एकड़ जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। इसके विपरीत आपने देखा होगा सब्सिस्टेंट इंटेंसिटिव एग्रीकल्चर, गहन जीवन निर्वाह कृषि में साउथ ईस्ट एशिया में लोग ज़मीन कम होती है जबकि उनका पर हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है। ये उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसमें ज़मीन बहुत बड़ी होती है, सारी ज़मीन खेती जो है टेक्निकल होती है, टेक्नोलॉजी से मदद होती है, मशीनें होती हैं, हार्वेस्टर वगैरह, तो इनके द्वारा इसमें हम ये काम करते हैं। तो इसमें आप वो स्टेपीज प्रेरीज का बता दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, यानी पॉइंट वाइज बनाइए, या तो आप ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे कर करके लिखिए, या फिर डॉट लगाइए या स्टार लगाइए। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर कम से कम 5 या 6 पॉइंट जरूर लिखिए। बना सको तो डायग्राम भी बनाइए। ऐसे भी आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। मान लो आपने ये एक बॉक्स बनाया,
यहाँ स्टेपीज लिखिए, यहाँ प्रेरीज लिखिए, यहाँ पंपास लिखिए, यहाँ वेल्ड लिखिए, यहाँ डाउन्स लिखिए, यहाँ कैंटरबरी रखिए। तो ये भी आपका एक रफ डायग्राम हो जाएगा, और एक डायग्राम जो है वो सैकड़ों शब्द के बराबर होता है। तो ये आपका प्रभावशाली तरीका रहेगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया को किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी के लिए कार्य किया, उसको आप बताइए। तो आपने बताना है कि इंदिरा गांधी कैनाल, ये आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी लास्ट चैप्टर से सिलेक्ट किया गया टॉपिक है। तो वहाँ आप बताएंगे कि एक रिवर है सतलुज, उस पे ब्याज आके मिल जाती है बठिंडा के पास। यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं हरी के बैराज। ठीक है, हरी के बैराज, बैराज एक प्रकार का छोटा सा रोक डैम होता है, चेक डैम इसको कह लीजिए या रोक बांध कह लीजिए। यहाँ से रिवर तो पाकिस्तान में चली जाती है, और यहाँ से एक कैनाल हमने बनाई है जो राजस्थान में जाती है। कुछ हिस्सा पंजाब का है, थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा का सिरसा का है, बाकी का पंजाब का बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, तो इन सब के अंदर ये बहती हैं। ये नहर है, मैन मेड कैनाल है, मनुष्य ने बनाई है, भारत की सबसे बड़ी है। इसके द्वारा सस्टेनेबिलिटी कैसे आई कि वो एक डेजर्ट का एरिया था, उसमें पानी पहुंच गया, वहाँ पर क्रॉप्स होने लगी, वहाँ पर डेजर्ट का जो प्रसार होता था वो कंट्रोल हो गया। इसके अलावा वहाँ के लोगों की जीवन शैली बदल गई। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि वहाँ के लोग पहले पालर पानी के रूप में, पालर पानी यानी बरसात के पानी के रूप में, टाँका होता था उनके हर घर के अंदर, अंडरग्राउंड एक टैंक होता था जिसमें वो बरसात का पानी कंट्रोल करते थे। लेकिन जब उनके पास ये पानी पहुंचने लगा तो अब उन्होंने ये आदतें छोड़ दी हैं। हालांकि ये मैं कहूँगा कि ये आदतें उन्होंने नहीं छोड़नी चाहिए थी। कि नहर का पानी आ रहा है अच्छी बात है, बट आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी हैबिट रखिए। हालांकि इस एरिया में बारिश डेजर्ट में कम होती है, तो वो थोड़ा सा आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन भारत में ह्यूमन मेड प्रोसेस के कारण ज़्यादा है, नेचर के कारण कम है। इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करिए। तो आप इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दीजिए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। क्यों कम हुआ, खासकर ये बात कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनमें लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमने 1966-67 से ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया, और उसमें हमने जो पेस्टिसाइड हैं और फर्टिलाइज़र्स हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, इन सब को ज़्यादा यूज किया। तो उसके कारण से, और एक यूज किया हमने इरिगेशन, सिंचाई, खेतों में आर्टिफिशियल रूप से पानी पहुँचाया, कैनाल से, ट्यूबवेल से, वेल से। तो उसके कारण से जो ज़मीन का खारापन है वो ऊपर आ जाता है, जिसके कारण से हमारी ज़मीन जो है वो बेकार हो जाती है, और उसके कारण से ये ज़्यादा खराब हो रही है। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसी प्रकार से आपने नॉइज पोल्यूशन, इसके बारे में लिखना। पहले इसकी डेफिनेशन बताइए, और फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में कैसे हो गई है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए। आप ये भी बता सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन को हम डेसिबल में मापते हैं। 45 डेसिबल ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होता है WHO के अकॉर्डिंग। लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि पिछले कुछ डिकेड्स में, दशकों में, जैसे जैसे डेवलपमेंट का स्तर बढ़ा है तो पोल्यूशन भी बढ़ा है। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये जैसे जैसे बढ़ते गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, इनके कारण से कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता गया, तो बहुत सारा शोर शराबा भी बढ़ता चला गया। पहले सीपिंग कम हुआ करती थी, अब समुद्रों में बहुत ज़्यादा सीपिंग होती है, उसके कारण से हमारे समुंदर पहले से 10 गुना ज़्यादा शोर शराबे वाले हो गए हैं। तो ये सारे आप एक्सप्लेन इसमें करिए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स या इनोवेशन आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आधुनिक उद्योगों में जो
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन है उनको वर्णन करना है। तो आप इसमें एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में एक पॉइंट बता सकते हैं। दूसरा इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें फुटलूज इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं वो बता सकते हैं। इसमें जो हेनरी फोर्ड ने अडॉप्ट किया था अमेरिका में कभी, जो आपका ये था एक बेल्ट के ऊपर गाड़ियाँ बनती रहती हैं, आगे चलती रहती है, जिसको हम असेंबली लाइन कहते हैं, तो वो वाला प्रोडक्शन इसमें आया। इसके अलावा समय के साथ साथ जो कंप्यूटर बेस्ड या एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो टेक्नोलॉजी फैक्ट्रियों में आ गई है उनके बारे में आप कोई भी 5 पहलू 5 एस्पेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, हाईटेक इंडस्ट्रीज में जो होते हैं ना उसके अंदर लेटेस्ट जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती हैं, तो इसको आप बताइए। नंबर 1 तो इसमें आप बता दीजिए कि हाईटेक इंडस्ट्री क्या होती है। दूसरा बता दीजिए कि ये नॉर्मल इंडस्ट्रीज की तुलना में थोड़ी डिफरेंट होती है। तीसरा आप बता दीजिए कि ये ज़्यादातर हाईटेक इंडस्ट्री जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनके इर्द गिर्द बसी होती हैं, और ये धुएँ वाली वो ट्रेडिशनल फैक्ट्रियों की तरह नहीं होती हैं। ये मॉडर्न शीशे के बने हुए बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर एयर कंडीशनर रूम कैबिन्स अंदर होते हैं, जिसके अंदर हाईटेक जिनका बुद्धि अच्छी काम करती है वे लोग इसमें काम करते हैं। और इस हाईटेक इंडस्ट्रीज के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, इस टाइप्स की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेज हैं वो बनती हैं। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एडवांटेज क्या होती हैं सी पोर्ट की। तो सबसे पहले आप बताइए कि सी पोर्ट क्या होते हैं। और इंडिया के बारे में पूछ रहा है तो थोड़ा सा आप बता भी सकते हैं कि रफ डायग्राम बता सकते हैं उस पर, जैसे यहाँ बम्बई है, यहाँ मारमागाओ है, यहाँ पर मंगलोर है, यहाँ कोची है, यहाँ पर तूतीकोरिन है, यहाँ चेन्नई है, यहाँ विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया। तो ये डायग्राम रफली बताइए, 1 या 2 सेंटेंस में इसको कंक्लूड करिए। फिर आपने मेन फोकस रखना है कि एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज आपने बताना है कि इंडिया का ज़्यादातर ट्रेड पोर्ट्स के द्वारा होता है। पोर्ट जो हैं दूसरी कंट्रीज के साथ एक कंट्री का ट्रेड कराने के लिए गेटवे होते हैं, इनके द्वारा हमारा ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। इसके अलावा इनके इर्द गिर्द में जो हिंटरलैंड होता है, पृष्ठ प्रदेश होता है, पृष्ठ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, वो सारा का सारा पोर्ट के आसपास का एरिया डेवलप होता चला जाता है। जैसे मुंबई का आप एग्जांपल दीजिए, मुंबई कभी 7 टापुओं का शहर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे वो बॉम्बे बना, फिर वो और डेवलप होता चला गया, उसका नाम बदल के मुंबई कर दिया गया, फिर और डेवलप हो गया तो उसको ग्रेट मुंबई का, आजकल नए हिस्से में बसाया जा रहा है तो उसको हम नवी मुंबई कह रहे हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, वो पोर्ट के कारण से हो रहा है। वैसे भी बॉम्बे भारत का सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वहाँ पर एक हमने बिल्डिंग भी बनाई जिसे हम गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो वैसे भी सभी पोर्ट हमारे गेटवे होते हैं, जैसे यहाँ पर कांडला भी है। फिर नए पोर्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर JNPT बनाया गया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो इस प्रकार से आप कुछ एक्सप्लेन इसमें करिए और पॉइंट वाइज करिए। देन कहता है वाई इज द सी पोर्ट टर्म्ड गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो ये मैं ऊपर वाले में ही बता चुका हूँ, लगभग दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में डिफरेंस आएगा कि आपका लिखने का तरीका। लिखो तो जब भी आप स्टेटमेंट दें अपने पेपर में तो वो क्वेश्चन को माइंड में रख के दीजिए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपने कुछ जो हैं ये मैप पे दर्शाने हैं, मेजर सी पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ABCD लिखा होगा वर्ल्ड मैप पे, तो मैं सीधा वर्ल्ड मैप पे ही इसको करा देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें आप क्वेश्चन के आधार पर देंगे। यहाँ पर जैसे पूछता है कि यहाँ पर कौन सा सी पोर्ट है, यहाँ पर संगाई है, ये चाइना का पोर्ट है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि यहाँ पर कौन सा एरिया है, तो ये कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एरिया है, यहाँ पर कैंटरबरी न्यूजीलैंड। यहाँ आपसे पूछता है ये वाला, यहाँ पर पोर्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर केप टाउन है। यहाँ आपसे पूछता है कि ये वाला कौन सा एरिया नोमैड उसका गैदरिंग का, तो ये अमेजोन फॉरेस्ट है, ब्राज़ील में है ये।
यहाँ आपसे पूछा गया है कि नोमैडिक हर्डिंग का एरिया कौन सा, सहारा है। ये वाला एरिया जो ना ये सहारा है, अफ्रीका के लगभग 13 कंट्री में। यहाँ पर आपसे एयरपोर्ट पूछा गया तो ये रोम है, इटली की कैपिटल सिटी रोम है। यहाँ पर आपसे ये एक कैनाल पूछी गई है तो यहाँ पर जो सी वे पूछा गया तो ये सेंट लॉरेंस सी वे कहिए या रिवर कहिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछे गए, आपने कोई भी 7 में से कोई भी 5 बताने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इंडिया के बारे में कि इम्पोर्टेंट सी पोर्ट आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा कोयल माइन इन तमिलनाडु, रत्नागिरी, ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट दिखाना है और लीडिंग स्टेट इन द उसका जूट का दिखाना है। तो इसके लिए मैं, क्योंकि मैप मेरे पास यहाँ हट जाएगा तो क्वेश्चन पेपर से यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, कि जो आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें आप क्या दिखाएंगे, तो इसमें जैसे आपसे पूछा गया है नंबर 1 ए पूछता है विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम यहाँ पर है लैंड लॉक्ड, वो हमारा विशाखा। ठीक है, विशाखापट्टनम, एक बार में ही टी आएगा, सिंगल टी आप लगाएंगे, विशाखापट्टनम। देन आपसे पूछता है बी नेवेली, तो नेवेली यहाँ पर है, ठीक है। तो नेवेली NEYVELI नेवेली। देन आपसे पूछता है रत्नागिरी, रत्नागिरी यहाँ पर है महाराष्ट्र में, ठीक है। देन आपसे पूछता है जामनगर, तो जामनगर यहाँ पर है गुजरात में, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर की। देन आपसे पूछता है बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया, तो वो बिहार है, 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ रहते हैं। देन आपसे पूछता है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। देन आपसे पूछता है थिरुवनंतपुरम, तो थिरुवनंतपुरम आप यहाँ दर्शाइए, थोड़ा और नीचे भी आप दिखा सकते हैं। थिरु THIRUVANTHAPURAM, थिरुवनंतपुरम, ये कैपिटल सिटी ऑफ केरला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। आप खूब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। पिछले वर्षों के आप और सैम्पल पेपर हैं उनको भी सोल्व करिए, और जैसे जैसे आप जितने इनको सोल्व करोगे तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर्ड हो जाएगा, और आपका माइंड सेट ये भी हो जाएगा कि किस प्रकार से पेपर नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए, ऑनलाइन माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स आप यहाँ यूट्यूब के माध्यम से भी आप वीडियो के उसमें कमेंट करिए, ठीक है। कोई आपका अन्य किसी प्रकार की क्वेरीज हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के द्वारा ही आप लिखने का अभ्यास किया करो। डेली कम से कम 1 या 2 पेज ज़रूर लिखिए। टीचर्स जो काम बताते हैं वो तो करना ही करना है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज के व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।